स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं सामाजिक विज्ञान विषय क्लास 9th नास्तिवाद और हिटलर का उदय। इसमें हमने हिटलर की किस प्रकार से नास्तिवाद का उदय होता है और किस प्रकार से हिटलर जो है अपने शासनकाल में किस तरीके से अपनी जो जनता होती है तो उन पर अपने किस प्रकार से हुकूमत चलाता है और किस प्रकार से उनकी दयनीय स्थिति हो जाती है और किस प्रकार से नास्तिवाद का उदय इस प्रकार से करता है और किस प्रकार से लोगों का जो है जीवन जो है इस प्रकार से अ, हाँ आगे देखिए। अब जो आपका 61 से लेकर 63 तक का जो पेज नंबर है वह आपका कट हो चुका है, तो वो जो है आपके सिलेबस में नहीं है। तो 61, 62, 63 ये आपको जो चैप्टर जो दे रखा है इसमें जो भी लिखा हुआ है पेज नंबर 61, 62, 63 ये आपको कट कर देना है, ठीक है। इसके आगे जो है हम पढ़ने जा रहे हैं मौत का सिलसिला। किस प्रकार से आगे कंटिन्यूटी करते हुए आपको क्या करना है, अभी तक जो पढ़ाया गया उसको एक बार रिवाइज कर लेना है, ताकि जब हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं तो आपको जो है आगे का समझ में आए। तो जहाँ तक आपको पीछे पढ़ाया गया है उसको आपको एक बार ही रिवाइज कर लेना है, ठीक है। अगला हम पढ़ने जा रहे हैं, जो आपका नेक्स्ट जो पॉइंट रहता है वह है आपका मौत का सिलसिला। इसका पहला चरण है बहिष्कार, जिसका टाइम पीरियड रहता है 1933 से लेकर 1939 तक, ठीक है। देखिए इसको। हमारे बीच तुम्हें नागरिकों की तरह रहने का कोई हक नहीं। न्यूरेमबर्ग नागरिकता अधिकार सितंबर 1935। जर्मन या उससे संबंधित रक्त वाले व्यक्ति ही जर्मन नागरिक होंगे और उन्हें जर्मन साम्राज्य का संरक्षण मिलेगा। यहूदियों और जर्मनी के बीच विवाह पर पाबंदी। यहूदियों और जर्मनों के बीच विवाहोत्तर संबंधों को अपराध घोषित कर दिया गया। यहूदियों द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराने पर पाबंदी लगा दी गई। यहाँ पर कुछ चरण दिए गए हैं एक टाइम पीरियड के हिसाब से। पहला चरण आपको दे रखा है, ये जर्मनी के विषय में ही बात हम कर रहे हैं, जर्मनी की ही बात चल रही है, हिटलर का जो शासनकाल था उसी में ही बात चल रही है, ठीक है। तो उसमें जो है 1933 से लेकर 1939 तक जो आपका ये टाइम पीरियड रहता है 33 से लेकर 39 तक, उसके संबंधित जो है बात कही गई है, ठीक है। तो यहाँ पर एक अधिकार की बात कही गई, उस अधिकार का नाम है न्यूरेमबर्ग नागरिकता अधिकार, जिसका टाइम पीरियड है 1935। ये अधिकार कब आया था? 1935 में। अंडरलाइन कीजिएगा, ये जो दे रखी हैं लाइनें ये आपकी थोड़ी इंपॉर्टेंट रहती हैं। अब जब हम कह रहे हैं कि न्यूरेमबर्ग नागरिकता अधिकार जो कि आपका 9 सितंबर 1935 में आया था, अब इस अधिकार में कहा क्या गया था, ये अधिकार है क्या, इस अधिकार का मतलब क्या है, ये जो अधिकार का नाम जो दे रखा है न्यूरेमबर्ग नागरिकता अधिकार, इस अधिकार में क्या कहा गया है? तो इस अधिकार में यह कहा गया है कि जो भी जर्मन है, जो भी जैसे कि हम कहते हैं कि हम भारत में रहते हैं, हम हिंदुस्तान में हैं, तो हिंदुस्तान में रहने वाले लोग क्या होंगे? हिंदू हो गए। तो यहाँ पर जर्मनी में रहने वाले लोगों को क्या कहा जा रहा है? जर्मन, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि जो जर्मनी में जो रह रहे हैं जर्मन लोग, वही क्या होंगे? जर्मन के नागरिक होंगे। जो उसी रक्त से संबंधित व्यक्ति होंगे वही क्या होंगे? जर्मन होंगे। ये किस में कहा गया है? आपके न्यूरेमबर्ग नागरिकता अधिकार में कहा गया है। और जो जर्मन नागरिक होंगे, जो जर्मनी में रह रहे हैं, जो जर्मन है वही जर्मन नागरिक होंगे और उनको ही जो जर्मन साम्राज्य का क्या मिलेगा? संरक्षण मिलेगा, ठीक है। दूसरे इस अधिकार में क्या बात कही गई? हमने कहा कि यहूदियों पर अत्याचार किए गए नास्तिवादियों द्वारा। तो यहाँ पर जो यहूदी, जो दूसरी जाति के धर्म के लोग थे, हमारे यहाँ पर जैसे कि हम हिंदुस्तान है, हिंदू है, तो हिंदू के साथ साथ में मुस्लिम वर्ग भी रहता है और दूसरे वर्ग के भी लोग रहते हैं, ईसाई धर्म के भी लोग रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो जर्मन साम्राज्य था, जो जर्मनी था, वहाँ पर जर्मनों के संरक्षण के साथ साथ में एक और बात कही गई, यह कही गई कि जो यहूदी होंगे और जर्मन होंगे इनके बीच में क्या नहीं होगा? विवाह नहीं होगा। तो इन दोनों धर्म समुदाय के बीच में विवाह पर क्या लगा दी गई? पाबंदी लगा दी गई, ठीक है। आगे देखिए, इसके साथ में अगला पॉइंट है आपका कि इसी अधिकार के अंतर्गत तीसरा पॉइंट आपका क्या कहा जा रहा है? तीसरा पॉइंट यह कहा जा रहा है कि जो यहूदी और जर्मन है, अगर वह विवाह कर लेते हैं, विवाह पर पाबंदी तो लगा दी गई है, लेकिन अगर वह विवाह कर लेते हैं तो इन संबंधों को क्या घोषित करे गए? अपराध। इसको अपराध माना जाएगा कि ये क्या है? अगर यहूदी और जर्मन समुदाय के लोग आपस में विवाह कर लेते हैं, संबंधों को स्थापित कर लेते हैं, तो उनके द्वारा यह संबंध अपराध घोषित हो जाएगा। जिस प्रकार से कोई व्यक्ति अपराध करता है, चोरी करता है, डकैती करता है, किसी का मर्डर करता है, उसी के समान यह भी, इसको भी क्या कर दिया गया? अपराध मान लिया गया कि अगर इस प्रकार का कार्य होगा तो ये क्या होगा? अपराध होगा। आगे देखिए,
अगला पॉइंट क्या कहा गया कि जो यहूदी है, यहूदी राष्ट्रीय ध्वज अगर फहराते हैं तो उस पर भी उन्होंने क्या लगा दी, पाबंदी लगा दी। ये सारे जो हमने पॉइंट्स पढ़े हैं ये किस में पढ़े हैं, न्यूरेमबर्ग नागरिकता अधिकार में, जो कि 1935 सितंबर 1935। इसके आगे देखिए अन्य कौन कौन से कानूनी उपाय किए गए उसको देखते हैं। जो यहूदी व्यवसाय थे उनका क्या कर दिया गया, बहिष्कार कर दिया गया। बहिष्कार मतलब कि अब इनका कार्य यहाँ पर कुछ भी नहीं है, यह यहाँ पर कार्य नहीं कर। आपको पता है जब हमने हमारे भारत का स्वतंत्रता संग्राम पढ़ा था तब हमने कहा था कि हमने जो है विदेशी वस्तुओं का क्या कर दिया गया था, बहिष्कार कर दिया गया। इसका मतलब कि हम जो है विदेशी वस्तुओं का यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर किसका बहिष्कार किया जा रहा है, जो यहूदी व्यवसाय है उनका ही, व्यवसाय जो व्यक्ति है यहूदी व्यवसाय व्यक्ति, उनका ही बहिष्कार कर दिया गया। इसके साथ में और क्या किया गया, सरकारी सेवाओं से भी इनको निकाल दिया गया। ये सारे यहूदियों के विषय में है, क्योंकि यह जो है, क्योंकि यहूदियों को ही क्या बोल दिया कि हम जो जर्मनी में जो भी यहूदी रहते थे उनको बोला गया कि आप जो है जर्मन नहीं है। तो इस कारण से ये सारे जो है इन पर ये सारी चीज़ें की जा रही है, किन पर, यहूदियों पर। यहूदियों की संपत्ति की जब्ती और बिक्री, ठीक है, उनकी जब्ती कर ली गई, संपत्ति जो थी उनको अपने अंडर में कर लिया गया। आगे देखिए इसके अलावा और क्या किया गया, 1938 के एक जनसंहार में यहूदियों की संपत्तियों को तहस नहस किया गया। जो भी उनकी संपत्ति थी उनको जो है तहस नहस कर दिया गया, उन पर जो है लूटपाट की गई, उन पर घरों पर जो है हमला किया गया। किन पर, यहूदियों पर। जो यहूदियों की जो प्रार्थना करते, यानी कि जैसे कि हम हिंदुओं के मंदिर होते हैं, ईसाइयों के चर्च होते हैं, तो उसी प्रकार के यहूदियों के जो भी प्रार्थना करते उनको क्या कर दिया गया, जला दिया गया। और उन व्यक्तियों को भी क्या कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। जो इस प्रकार की घटना घटित हुई, यहूदियों के प्रार्थना घरों को जलाना, उनके घरों पर हमला करना, लूटना, संपत्तियों को जब्त करना, ये सारी घटनाएं आप अंडरलाइन करेंगे। इस घटना को कहा गया नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास। इस नाम से इस घटना को याद किया जाता है। ये सभी अच्छे से याद रखेंगे, नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास, सभी इसको अंडरलाइन करेंगे। क्वेश्चन आपके आ सकता है कि नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास जो है उसको समझाइए, ये नाम है क्या। ठीक है, तो ये क्या है, नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास। यह एक ऐसी घटना है जिसमें यहूदियों पर संपत्तियों की, यहूदियों की जो संपत्ति उनको जब्त किया गया, उनको लूटा गया, उनके घरों पर हमला किया गया, उनके जो प्रार्थना घर थे उनको जला दिए गए, उन व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया। ये सारी घटना जो है वही क्या है, नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास। आगे देखिए इन्हीं का दूसरा चरण आता है, वह आता है दृढ़ पाबंदी, जो टाइम पीरियड रहता है 1940 से लेकर 1944। देखो यहाँ पर इस प्रकार की स्थिति दे रखी है, यहूदियों की किस प्रकार की स्थिति थी। ठीक है, आगे देखिए दूसरा चरण, तुम्हें हमारे बीच रहने का कोई क्या नहीं है, हक नहीं है। देखिए 1941 से सभी यहूदियों को हुक्म दिया गया कि डेविड का पीला सितारा अपनी छाती पर लगाकर रखेंगे। उनके पासपोर्ट, तमाम कानूनी दस्तावेजों और घरों के बाहर भी यह पहचान चिन्ह छिपा दिया गया। जर्मनी में उन्हें यहूदी मकानों में और पूर्वी क्षेत्र के लोदज, वारसा क्षेत्र जैसी घेटो बस्तियों में कष्टपूर्ण दरिद्रता की स्थिति में रखा जाता था। ये बेहद पिछड़े और निर्धन इलाके थे। घेटों में दाखिले होने से पहले यहूदियों को अपनी सारी संपत्ति छोड़ देने के लिए क्या किया गया, मजबूर किया गया। कुछ ही समय में घेटो बस्तियों में वंचना, भुखमरी, गंदगी और बीमारियों का साम्राज्य व्याप्त हो गया। ये सारी स्थिति किनकी बताई जा रही है, यहूदियों की इस प्रकार की जो है स्थिति हो गई थी। तीसरा चरण था सर्वनाश का। 1941 के बाद में यहाँ पर इनकी सर्वनाश की स्थिति बताई जा रही है कि तुम्हें जीने का कोई क्या नहीं है, हक है। ये सारी स्थिति किसकी है, यहूदियों की। आगे क्या किया गया, यहूदियों के लिए समूचे यूरोप के यहूदी जो थे, मकानों, यातना गृहों, घेटों बस्तियों में रहने वाले जितने भी यहूदी थे, उनको मालगाड़ियों में भर भर कर मौत के कारखानों में लाया जाने लगा। उनको जान से मारा जाने लगा। किनको, यहूदियों को। इस प्रकार की स्थिति हो रही है यहूदियों की। आगे देखिए पोलैंड, एवं आपको क्या करना है, मैप में पोलैंड की स्थिति देखनी है कि कहाँ पर पोलैंड है, यह आपका होमवर्क रहेगा। आगे देखिए अन्य पूर्वी इलाकों में मुख्य रूप से बेल्जेक, ऑस्विक, सोबिबोर, त्रिम्लिका, चेल्मनो, मायदानेक में उन्हें गैस चैम्बरों में झोंक दिया गया। औद्योगिक और वैज्ञानिक तकनीकों के सहारे बहुत से सारे लोगों को पलक झपकते ही मौत के घाट उतार दिया जाने लगा। यहाँ पर आपकी कुछ फुटेज दे रखी है, ये स्थिति उस समय की है कि किस प्रकार से वो मालगाड़ियों में भरे जा रहे थे, किस प्रकार से उनको मारा जा रहा था। किनको, यहूदियों को।
ठीक है, तो यह उनका तीसरा स्टेज था। ठीक है, तो आज जो है क्लास हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे। अगला जो आपका 66 से 69 तक का जो रहता है, यह भी आपके चैप्टर से हट चुका है। तो हम जो है नेक्स्ट क्लास में 69 से आगे तक का जो है पेज नंबर जो आगे रहता है उसको पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।